हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में वन शॉट हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर, विच इज क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लास आपको एक स्टार्ट देता है इंडियन इकोनॉमी का। और हम इन डेप्थ में, इन डिटेल में, बिल्कुल बारीकी से पूरा का पूरा चैप्टर का वन शॉट कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1। 200 साल, लगभग लगभग 200 साल बहुत होता है। 200 साल, 200 साल की गुलामी के बाद फाइनली 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। तो यूं कहो, भारत आज़ादी ले लेता है। अब ये सारी की सारी जो 200 साल की दास्ता है, ये तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना है क्लास 12th में। हालांकि हर एक बच्चे को इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंगली आप सबको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, सिलेबस के अंदर रहते हुए। कुछ चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा सिलेबस से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ये पूरा समझ आएगा तो कुर्सी की पेटी बांध लो आराम से। क्लास कुछ नोटिंग की ज़रूरत नहीं है, सुनते चले जाओ। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको ज़रूर कॉपी पे लिख लेना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के अपना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, सीयूईटी में भी, क्लास 12th में भी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? आज़ादी कभी भी आपको एकाएक नहीं मिल गई कि 14 अगस्त तक ठीक है, कुछ पता नहीं था, 15 अगस्त को अचानक से आज़ादी मिल गई। धीरे धीरे भारत में वो हालात बनने लगे थे। 200 साल, लगभग 190 साल मान लो एग्जैक्टली, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्लास शासन किया। इंडिया के रिसोर्सेस को इकोनॉमिकली, इमोशनली, सोशली पूरी तरीके से डैमेज किया। ब्रिटेन है क्लास जिन्होंने हम पे कब्जा किया था, जिसको आज आप लोग ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड भी कहते हो। यहाँ से क्लास सारा का सारा माल उठा उठा के, इंडिया में क्लास सब कुछ था, है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ से सब कुछ ले गए अपने देशों में और कंगाल कर दिया भारत को। लेकिन अब भारत धीरे धीरे उभर रहा है, और भारत क्लास जो है वो धीरे धीरे मतलब कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने जा रहा है। धीरे धीरे क्लास ये चीज़ें सफल होंगी हमारे आप सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो एक बैटल के थ्रू हुई, जिसका नाम था क्लास बैटल ऑफ प्लाजे। डेट ध्यान रखना क्लास, बैटल ऑफ प्लाजे की। ब्रिटिश रूल इंडिया में आया 23 जून 1757, और लगभग क्लास 15 अगस्त 1947 को जाकर हमें आज़ादी मिली। ये 190 साल की दास्ता है, और इस लड़ाई की शुरुआत जो हुई थी वो थी बैटल ऑफ प्लाजी। बैटल ऑफ प्लाजी एक बैटल लड़ा गया था, एक युद्ध लड़ा गया था दो लोगों के बीच, मतलब दो क्लास ग्रुप के बीच कहो। सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा है क्लास सिराजुद्दौला। ब्रिटिश एम्पायर को क्लास उस टाइम पे रूल कर रहे थे। मतलब हमारे यहाँ पे जो फाइट हो रही थी, उस फाइट को, बैटल ऑफ प्लाजी को जो रूल कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव साहब। और सिराजुद्दौला क्लास उस टाइम बंगाल के नवाब थे। बंगाल उस टाइम क्लास सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। बंगाल क्लास फैला हुआ था, बहुत बड़ा था। इवन क्लास बंगाल के अंदर जो शासक थे वो थे सिराजुद्दौला, और इन दोनों की फाइट हुई थी क्लास। इनसे कुछ फ्रेंच अलाइज भी थे इनके, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया इनको, और फाइनली क्लास रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, और बैटल ऑफ प्लाजे में जो सिराजुद्दौला है उनको हारना पड़ता है। धीरे 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 क्लास बंगाल से ये लगभग पूरे भारत में, जो हमारा एक यूनाइटेड इंडिया था, बहुत बड़ा भारत था, आज ये टुकड़ा हो गया है। आज अलग अलग कंट्री अलग अलग हो, चाहे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है, भूटान है, लेकिन अब तब क्लास सब कुछ एक था। लेकिन धीरे धीरे क्लास इन्होंने सब पे जो है क्लास अपना झंडा लहराया और क्लास कब्जा कर लिया। ऐसा अंग्रेजों ने सिर्फ इंडिया पे ही नहीं किया था, और बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों पे कब्जा जमाया था, तो इंडिया को भी क्लास इन्होंने कब्जा लिया। अब यहाँ पे इंडिया से इनको क्या मिलने वाला था? द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, मैं आगे बताऊं क्लास कॉलोनियल रूल क्या है। जो ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था इंडिया में, कॉलोनियलिज्म को प्रमोट करना, मतलब बेसिकली क्या है, इंडिया के पावर को यूज करना अपने फायदे के लिए। इनका मेन पर्पस क्या था क्लास? उस टाइम पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो रहा था। हमारे यहाँ लगभग 90s में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इनके यहाँ सोचो क्लास, उस टाइम से इनके यहाँ कारखाने बनना चालू हो रहे थे। जब कारखाने बनेंगे तो कारखाने में लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो लोग पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो खर्च करेंगे। एक की कमाई दूसरे का खर्चा। ठीक है, मैंने कमाया, मैंने खर्च किया, लेकिन मेरा खर्चा, मैंने जिसके ऊपर खर्चा किया उसके लिए इनकम बन गई, फिर वो आगे खर्च करेगा। लेकिन फैक्ट्री में काम कैसे चलेगा?
जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया, जो कि एकदम हरा भरा देश था, इंडिया से रॉ मटेरियल को अपने देश में लेकर आएंगे, अपने यहाँ कारखाना बनाएंगे, फिर वापस उन्हीं फिनिश गुड्स को वापस इंडिया में बेच देंगे। मतलब कि इंडिया में इन्होंने डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, ना चाहते हुए भी इन्होंने क्लास रेलवे और कम्युनिकेशन का थोड़ा इंडिया में डेवलपमेंट किया है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने इंडिया में कुछ भी डेवलप नहीं किया। सिर्फ इंडिया में रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने देश में लेके चले गए, वहाँ फिनिश गुड्स बनाया और पूरे वर्ल्ड को बेचा। इवन हमको भी हमारे रॉ मटेरियल का बना हुआ माल ही इन्होंने क्या किया, हमको बेचा। अगर बात करें, ये अलग अलग टाइप की इकॉनमी है और हमें एक एक करके सबको स्टडी करना है, चाहे कॉलोनियल रूल हो, बैकवर्ड इकॉनमी हो, डेवलपिंग, स्टैग्नेंट। इस पूरे चैप्टर को बेहतर समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। वाइब्रेंट इकॉनमी, एम्प्यूरेटेड इकॉनमी और सेमी फेडरल इकॉनमी। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनियल रूल कहते किसको है। एक कंट्री जो पावरफुल है और वो दूसरी कंट्री पे कब्जा करती है अपने फायदे के लिए, दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल रूल। द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ कंट्री जो कि एक वेल्दी और पावरफुल है। पावरफुल क्यों है? क्योंकि उनके पास हथियार है। वेल्दी क्यों है क्लास? क्योंकि वो हमसे पहले डेवलप हो गए। मेंटेनिंग एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द अदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज ऑफ डोमिनेटेड कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रूलिंग कंट्री। मैं चाहता हूँ तुम अपने नोट्स भी साथ साथ रखते चलो, सिंपल लैंग्वेज में बनाए हुए नोट्स हैं, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। तो ऐसी कंट्री जो पावरफुल है और वो किसी दूसरी कंट्री पे कब्जा करती है अपने फायदे के लिए, दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल रूल। बैकवर्ड इकॉनमी। बैकवर्ड इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी है जहां पर आप देखोगे ना, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का रहन सहन का तरीका जो है ना बहुत लो है। हेल्थ केयर सर्विसेज उस कंट्री की अच्छी नहीं है। हाई डेथ रेट, डेथ बहुत ज़्यादा होती है क्लास, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। हाई बर्थ रेट है क्योंकि लोगों को इतने एजुकेशन लेवल उनका नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है उनको। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय कम है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस, लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी पर डिपेंड करते हैं जीवन व्यापन करने के लिए। ऐसी इकॉनमी को हम बैकवर्ड इकॉनमी कहते हैं। अगला है डेवलपिंग इकॉनमी। जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकॉनमी क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है क्लास, बढ़ रहा है। बर्थ रेट क्लास कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है, डेथ रेट भी कंट्रोल हो रहा है। सो इंडिया क्लास एक डेवलपिंग इकॉनमी है। कंट्री विद रिलेटिव लो इंडस्ट्रियल बेस एंड डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर रिड्यूस, कहीं ना कहीं कम हो रहा है। देयर पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेस डेवलप इकॉनमी या डेवलपिंग इकॉनमी, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। हमें लेस देन 80 ईयर्स हुआ है क्लास आज़ादी मिले हुए, और 200 साल तक हम लगभग गुलाम रहे थे। तो सोचो अगर आज इंडिया कहीं पे स्टैंड कर रहा है तो वी शुड प्राउड ऑफ इट। और हमें इंडिया को कुछ भी बोलने से, ब्लेम करने से पहले हमें खुद को बोलना चाहिए। अगर हम सब अच्छे रहेंगे तो हमसे मिलकर ही जो है क्लास भारत बनेगा। तो ऑब्वियसली आप सब लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे तो भारत का नाम रोशन करोगे, पर कैपिटा इनकम को ऊपर लेके जाओगे। स्टैग्नेंट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी है जहां स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ है। ऐसा कहा जाता है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी मिलने से पहले, आज़ादी मिलने से पहले का जो दौर था उस टाइम इंडिया स्टैग्नेंट हो गया था। स्टैग्नेंट मतलब स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा था। स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकॉनमी, मतलब तरक्की नहीं हो रही कुछ भी। वाइब्रेंट इकॉनमी क्लास जहाँ पे हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है, रोज नई नई या हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें देखते हैं क्लास, नए नए इन्वेंशंस, इनोवेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं वाइब्रेंट इकॉनमी। और वाइब्रेंट इकॉनमी इज कैरेक्टराइज बाय डायनामिक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। प्रोडक्शन इज मोर मार्केट ओरिएंटेड एंड प्रॉफिट मोटिव। ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। या फिर 1960s की बात करो तो अमेरिका इतना अनाज उगा रहा था कि क्लास वो अलग अलग कंट्रियों को बेच रहा था अनाज, या उनको फ्री में अनाज दे रहा था अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। अमेरिका और रशिया हमेशा ये चाहती कि हम सुपर पावर बने, पूरा वर्ल्ड, मतलब सुपर पावर समझते हो ना, पूरा वर्ल्ड पे हम कब्जा करें, हम ही हैं बस, ठीक है। अब धीरे धीरे चाइना भी इस लाइन में आ रहा है और इवन क्लास इंडिया भी इसी लाइन में आ रहा है धीरे धीरे, बट इनमें डेकेड्स का टाइम अभी लग जाएगा।
एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी क्लास एक ऐसी इकोनॉमी अंग्रेजों ने हमेशा चाहा, डिवाइड एंड रूल। कहने का मतलब क्या है, जहां पे पूरे इतने सारे लोग हैं, उन सब पे कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो किसी तरीके से लड़ाई करा के उनको तोड़ते चले जाओ। अब 100 लोगों में हम लोग 100 लोगों को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो 100 की लड़ाई करवा दो, 50-50 अलग हो जाएंगे, तो आप इस 50 पे कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है, द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस क्लास, अलग अलग बेसिस पे, चाहे रिलीजन के बेसिस पे आज भी होता है, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। आप डेली बेसिस पे न्यूज़ देखते हो, किसी ना किसी बेसिस पे दो गुटों में, दो दलों में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी बेसिस पे। नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम, लेकिन अलग अलग अपने इंडिया में ही अलग अलग कास्ट के बेसिस पे भी लड़ाई झगड़ा होता है। अगला है सेमी फेडरल इकोनॉमी, यानी कि क्लास लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम को पैदा करता है, जहाँ पे जमींदार क्या करते हैं क्लास, लोगों से काम कराते हैं और उनका शोषण करते हैं, उन्हें थोड़ा सा शेयर देते हैं। द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव अ बर्थ ऑफ फेडरल रिलेशनशिप। द लैंडलॉर्ड यूज टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूअल टू द कल्टिवेटर्स। मतलब कि तुम जाके उनकी खेती कर रहे हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, पर तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा और ज़मीन का मालिक है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेमी फेडरल इकोनॉमी, अंग्रेजों के आने के बाद, आज़ादी से पहले कुछ इस टाइप के हालात बन गए थे। एक तो डिवाइड एंड रूल, उन्हें पता है कि बांटा, पाकिस्तान को भी अलग कराया। आपको पता है कि किस किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, और बहुत डीपली थ्योरी है। हिस्ट्री 190 साल की हिस्ट्री क्लास एक चैप्टर में कवर नहीं होगा, बट हाँ जितना हमें पढ़ना है फिलहाल हम उसकी बात करेंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे आगे चल के तो डेफिनेटली कभी क्लास आगे मैं आपको लंबी कहानी सुनाऊंगा इसकी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अंग्रेजों के आने से पहले, है ना, अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेज जब हमारे देश में आए उससे पहले भारत कैसा था क्लास? आपने सुना भी होगा, कभी $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। आज हमें 83-84 रुपीज़ देने पड़ते हैं जस्ट $1 के लिए। तो अंग्रेज ने हमारे पूरे देश को बहुत बुरी तरीके बर्बाद किया, इतना कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना मारपीट और इतना ज़्यादा क्लास वायलेंस और इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने बहुत सहा है। और हम सब, आप सब हमेशा खुशगुजार होने चाहिए क्लास, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने क्लास हमें आज़ादी दिलाई, चाहे वो कोई भी हो, उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम फ्री हैं। आज क्लास हम अपने मन से जी सकते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी था। सेल्फ रिलियंट बोलते हैं इसको, आत्मनिर्भर भारत आज मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंग्रेजों के आने से पहले आत्मनिर्भर ही थे। हम किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं थे। हम अपना अनाज उगाते थे, अपनी चीज़ें अपने लिए करते थे। हम क्लास किसी दूसरी कंट्री पे फूड के लिए बेसिकली डिपेंड नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्लास हम अमेरिका पे डिपेंड हो गए फूड के लिए। अमेरिका हमें अनाज देता था, सोचो। अगला क्या है क्लास, इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। हमारे पास फूड ग्रेन की कोई कमी, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड क्रॉप, इसकी हमारे पास भरमार थी। हम क्लास अपना कंजप्शन करके हम एक्सपोर्ट करते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एग्रीन इकोनॉमी, मेजर पॉपुलेशन, लगभग 85% पॉपुलेशन वॉज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज आपको 100 चीज़ों की डिमांड है, उस टाइम क्लास आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हर इंसान कुछ ना कुछ उगाता था, कंजप्शन करते थे। और आपने देखा भी होगा गाँव में, आज भी देखना, आपके दादा दादी के लेवल के जो लोग, बूढ़े लोग होते हैं, तो जब वो अपने घर से कहीं जाते हैं तो वो मिठाइयों की जगह वो क्या करते हैं, अपने बाग से कुछ फ्रूट्स हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गया, कुछ भी चीज़ वो लेके जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वही सारी चीज़ें थी। हर कोई कुछ ना कुछ उगा रहा है, कोई मान लो कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, किसी ने किसी को कुछ दिया, किसी के यहाँ आम उग रहा है, किसी ने कटहल उग रहा है, उसने उसे कटहल दे दिया, ठीक है, जैक फ्रूट, उसने उसको मैंगोज दे दिए। तो इस तरीके से चीज़ें चलती थी पहले। तो एग्रीन इकॉनमी था, मेजर पॉपुलेशन वॉज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर अगर है, लॉकडाउन में भी क्या देखा आपने, लॉकडाउन जब लगा भारत में या पूरे वर्ल्ड में लगा, तो हमने क्या देखा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्या है क्लास, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारे लिए अनाज, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो अगर है तो ज़िंदगी जी लोगे आप। अगर महंगी गाड़ी, महंगा घर नहीं है, महंगे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, लोग यहाँ से गाँव की तरफ जा रहे थे अपने, क्यों? क्योंकि पता है कि गाँव में भूखे नहीं मरेंगे। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री,
इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत सारी थी। इंडिया का जो क्राफ्टमैनशिप था ना वो इतना फाइन था, स्टोन हो, मेटल हो, या फिर क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडवर्क हो, हैंडलूम हो, वो इतना पॉपुलर था क्लास कि इंडिया का ये क्राफ्ट्समैनशिप, चाहे वो कढ़ाई का काम हो, बुनाई का काम हो, नग मोती, इन सब का काम बहुत पॉपुलर था। ये क्लास हम पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट करते थे, अलग अलग जगह क्लास हम बेचा गया। आज भी आप जाओगे तो बहुत सारे, जैसे बिहार में, बंगाल में आप जाओगे हैंडलूम का, या उड़ीसा में जाओगे सिल्क साड़ी का, इस तरीके से काम होता है ना क्लास, जो बहुत फाइन है। और क्लास ये एक्सपोर्ट किया आता है क्लास, मैनवर्क है, मशीन इस तरह का काम नहीं कर पाई कभी भी, जो क्लास ये लोग हाथ से करते हैं और काफ़ी महंगे दामों में आगे चल के एक्सपोर्ट किया करते थे। इंडस्ट्रीज इन बंगाल, बंगाल में उस टाइम पे, वैसे अब तो ये देखो बांग्लादेश में चला गया, ढाका की तरफ चला गया ये वाला एरिया। इस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने क्या करा, जितने भी लोग मसलिन बनाते थे, मसलिन बेसिकली क्या होता है, मसलिन अ कॉटन फैब्रिक ऑफ प्लेन वीव इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, मतलब बहुत फाइन कॉटन टेक्सटाइल है। यानी कि इतना फाइन है कि बहुत बड़ा सा कपड़ा, लगभग एक साड़ी जितना कपड़ा एक माचिस के डब्बे में, ऐसा कहा जाता है क्लास, रियली में इतना फाइन कपड़ा है, इतना फाइन काम किया गया, समझ रहे हो ये क्या, धागे से धागे, मतलब कि ऐसे ऐसे करके बुना जाता है मशीनों से, जैसे सिल्क की साड़ी बनती है ना, उसी हिसाब से इतना फाइन काम करते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या करा, इनके अंगूठे ही कटवा दिए कई लोगों के, और इनकी इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी तरीके से बंद करा दी। तो अंग्रेजों के आने से पहले क्लास जो बांग्लादेश है, यानी कि वो तो बाद में बना, अभी का जो उस टाइम का जो बंगाल था, उस टाइम क्लास मसलिन बना देते। मसलिन बेसिकली क्या, मलमल का कपड़ा, आपने सुना जरूर होगा मलमल का कपड़ा, अपने पेरेंट्स से पूछना, दे नो बेटर कि इतना फाइन कपड़ा होता है मलमल कपड़ा, लड़कियों के सूट वगैरह ये सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो मसलिन अ कॉटन फैब्रिक ऑफ प्लेन वी is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, now Bangladesh, especially in the places around Dhaka. The finest variety of muslin was called malmal, and the foreign travelers are also used to refer it as a malmal shahi or malmal khas, or implying that it was worn by or fit its class fit for the royalty. तो मतलब कि ये बहुत लग्जरी माना जाता है, मलमल का कपड़ा इसको बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये इंडस्ट्री भी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से तबाह कर दी, राइट। तो ये हो गया क्लास, ये सारी चीज़ें जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, ये था। सो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो यार, अंग्रेजों ने हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पूरी तरीके से खराब किया, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर, इसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने खराब किया। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हुआ, खराब हुआ, उसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ध्यान समझना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किस किस के बीच में, जो गवर्नमेंट है यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, लैंडलॉर्ड्स के बीच में, और पीजेंट्स के बीच में, या फिर आप टेनेंट्स कह लो, किसान कह लो, फार्मर्स कह लो। अब ध्यान समझना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम है क्या, या जमींदारी सिस्टम है क्या। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड्स को ये परमिशन देती है कि आप जितना चाहे उतना काम कराओ किसानों से, अपने ज़मीन पे खेती बाड़ी जितनी चाहे, दिन रात काम कराओ, इनको भले ही पैसे कम दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टाइम से और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगान देते रहना, टैक्सेस देते रहना, ताकि तुम्हारी जो जमींदारी है वो बरकरार रहे, और ये लोग का शोषण करो जितना कर सकते हो। तो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। कैसे, बहुत ज़्यादा काम कराया पर अनाज का थोड़ा सा हिस्सा दिया, पैसा था इनके पास, पावर था, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ये बेचारे क्लास गरीब लोग थे, इनके पास ना ज़मीन थी ना किसी का सपोर्ट, और ये बेचारे बोलेंगे भी किससे, इनसे बोलेंगे, सरकार से। जब सरकार ने ही लैंडलॉर्ड को ऐसा करने के लिए बोला है तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और क्लास 9 के पास पावर थी, और ये हमेशा क्लास जो है कर्जे में डूबे रहते थे, इनको थोड़ा सा हिस्सा मिलता था बस अपना जीवन व्यापन करने के लिए। दिस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप और दिस सिस्टम इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राइट। इससे क्या हुआ क्लास, जब तुम किसान को ही इतना शोषण करोगे, उनको एक्सप्लॉइट करोगे, तो ऑब्वियसली क्लास आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तरक्की तो करेगा नहीं। इसी वजह से क्लास हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्टैग्नेंट हो गया था।
सेकंड है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया। चलो इस सिस्टम में फिर भी ये कहीं ना कहीं क्लास अनाज तो उगा रहे थे, किसानों को फोर्स किया गया कि आप जो है फूड क्रॉप मत उगाओ, फूड क्रॉप की जगह आप कैश क्रॉप उगाओ। सर फूड क्रॉप का मतलब क्या? राइस, व्हीट, बाजरा में मक्का, दाल, ये सब था आपका फूड क्रॉप, इसको मत उगाओ। आप क्या उगाओ? इंडिगो। आप क्या उगाओ? जूट, इंडिगो, सिल्क, आप ये चीजें उगाओ, क्योंकि अगर आप ये चीज उगाओगे तो ये सारी चीजें अंग्रेजों के कारखाने में एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होगा। तो आप इन चीजों को उगाओ, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे ये चीज उगाने के लिए। तो किसानों को फोर्स किया जाने लगा कि आप इंडिगो उगाओ। अब इंडिगो हो गया क्लास, जूट हो गया, ये सब चीज़ें जब क्लास उगाई जाती है ना, तो जो बेसिकली इंडिगो होता क्या है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्लास सॉइल मट्टी खराब हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड क्लास कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगला है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में जमीन बहुत सारी है, इतनी सारी जमीन होने के बावजूद भी, इतनी सारी जमीन होने के बावजूद भी हमारा जो आउटपुट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि क्लास अंग्रेजों ने कोई काम करा ही नहीं है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। जमीन बहुत ज़्यादा, लेकिन फसल जो निकल के आती है कीड़े मकोड़े खा जाते हैं उसको, थोड़ा बहुत ही बचता है। अगला है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंग्रेजों ने क्लास बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब अंग्रेजों ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। दीज आर 4 सेक्टर्स। ना ही अंग्रेजों ने, ना लैंडलॉर्ड ने, किसी ने नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई मशीनरी इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई अच्छे बीज इंट्रोड्यूस नहीं किए, जैसे चल रहा है चलते रहने दो। दीज आर द 4 मेजर रीजन, जिसमें सबसे मेन क्या है क्लास? लैंड रिफॉर्म रीजन था। किस चीज़ का क्लास? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको स्टैग्नेंट करने में, उसको बर्बाद करने में, ये 4 पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्लास जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी पूछा आता है कि पार्टीशन के बाद की क्या हुआ। जब क्लास पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश का, अब आज जो बांग्लादेश है पहले वो पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान है वो इंडिया में था, समझ रहे हो बात को? तो एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ पार्टीशन का? India's agriculture production class receive a further setback due to country partition at time of independence। तो फिर से हमें नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने तो हमें बर्बाद किया ही किया, फिर जब पार्टीशन हुआ तो भी हमें नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइड कंट्री हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी फसल वाला इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड था तब भी और अभी भी। ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द ईस्ट पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है। मतलब कि जहाँ पे फसल अच्छी होती थी वो सारा एरिया भी पाकिस्तान में चला गया पार्टीशन के बाद। और जो जूट प्रोडक्शन था, तो जूट इंडस्ट्री में इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि वो भी क्लास पाकिस्तान में चला गया था, अब वो बांग्लादेश है। इंडिया जूट गुड इंडस्ट्री विच हैड enjoyed a world monopoly so far suffered a heavy ऑफ लैक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लास वहाँ पे हमें बहुत नुकसान हुआ, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो भी बहुत दर्दनाक था। मतलब लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों महिलाओं का बलात्कार हुआ, बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बन गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, और ये आज तक भी चलती आ रही है, आप इसको देख भी रहे होगे, राइट? तो ये था क्लास एडवर्स इफेक्ट। तो बेसिकली जूट इंडस्ट्री, हाँ, जूट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा, बिकॉज वो सारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और जो फर्टाइल लैंड था वो भी मेजर लैंड जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया आफ्टर पार्टीशन। तो ये है क्लास आपका कैश क्रॉप, जो आप देखते हो ना, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, जूट रस्सी आपने जरूर देखा होगा, रस्सी इस तरीके से जो रस्सी होता है, गाँव में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। ये नील हो गया, इसके अलावा सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, है ना, कपास की खेती लोग कहते थे। तो इन सब से जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होंगी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो इसीलिए क्लास अंग्रेजों ने बोला हम तुम्हें पैसे देंगे, आप इन चीज़ों को प्रोडक्शन करो। अच्छा, सेकंड, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिए, उसके 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न भी हो गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अंग्रेजों ने हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे यहाँ पे वैसे 85% लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, जो थोड़ा बहुत परसेंटेज था लोगों का वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में था, उसको भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। वहाँ भी उन्होंने चलने नहीं दिया इंडस्ट्रीज को। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बहुत अत्याचार किया अंग्रेजों ने। क्या किया देखो, यह है क्लास ब्रिटेन, ठीक है,
और ये है क्लास आपका इंडिया। इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी क्या थी कि अगर तुम इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजोगे, जो कि भेजा जाता था, ठीक, ठीक है, सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं, ठीक है। ब्रिटेन से कोई फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा, मान लो अमेरिका ने कोई फिनिश गुड्स बनाया, वो इंडिया में आएगा, उस पे भी नो टैक्स। लेकिन तुमने अगर कोई फिनिश गुड्स ब्रिटेन को भेजा तो उस पे लगेगा हैवी टैक्स। इससे हुआ क्या कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को, वो इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बेचारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों ने कुछ और काम पकड़ लिया, कई लोग खेती बाड़ी पे आ गए। अब हुआ क्या, इंडिया के इंडस्ट्री में कोई 100 का सामान बना, अंग्रेज कहते हैं 100 रुपये हम टैक्स चार्ज करेंगे, तो ब्रिटेन को वो सामान कितने का मिलेगा? 200 का। ब्रिटेन के लोग क्यों खरीदेंगे आपके 200 का सामान? 100 की चीज को 200 में क्यों कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेंगे। जिसकी वजह से क्लास इंडिया का माल जो है बाहर जाना बंद हो गया। ऊपर से अमेरिका वाले क्या करते, 50 का माल, सॉरी ब्रिटेन वाले 50 का माल लेकर इंडिया में आते थे, नो टैक्स, वो 50 का ही बिकता था। तो देश के लोगों ने मजबूरी में आकर इंडिया का 100 का माल ना खरीद के बाहर से 50 का माल खरीदा। सर ऐसा क्यों? इंडिया में 100 का बन रहा था क्योंकि हाथों से बन रहा था, मेहनत लगती है, बाहर मशीन से बन के आ रहा था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मशीन मेड प्रोडक्ट ने टफ कंपटीशन दिया जो हैंडमेड प्रोडक्ट था। तो इसकी वजह से जो हाथों से कढ़ाई बुनाई के कारखाने जितने भी थे ना, हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गए, पूरी तरीके से शट डाउन हो गए, बंद हो गया। मेजर इंडस्ट्रीज हमारी जो है क्लास बंद हो चुकी थी। अंग्रेजों ने इस तरीके से बर्बाद किया। हम लोग अपना रॉ मटेरियल उनको दे रहे थे, फिनिश गुड्स उनका यूज़ कर रहे थे, अपने देश का हम लोग यूज़ कर ही नहीं रहे थे फिनिश गुड्स। कारखाने नहीं थे, कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी हमारे कंट्री के अंदर, मजबूरन हम उनका, मतलब वो वेस्टर्न कल्चर ऐसी तो आया। आज जो हमारी वेशभूषा है वो वेस्टर्न कल्चर का दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को? ये वेस्टर्न कल्चर आज हम फॉलो करते हैं। अब मेजर चीज़ जो हम फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न है, वो उनकी चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये हैबिट हमारे दादा परदादाओं के अंदर क्लास अंग्रेजों ने डाल दी थी उस टाइम पे, कि हैंडमेड इतना सस्ता कपड़ा आता था तो खादी महंगा आता था। तो इसीलिए क्लास ये सिचुएशन, इसे कितना डिस्क्रिमिनेशन है भैया। हम फिनिश गुड्स बेचते हैं, तुम हैवी टैक्स लेते हो ताकि हमारा सामान उनको महंगा लगे और हमारा माल बिके ना, और उनका इंडिया में आता है तो आप कोई टैक्स चार्ज नहीं करते ताकि उनका सामान हमें सस्ता लगे और हम उनका सामान खरीदें। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव किया जाने वाला टैरिफ पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? लोग बेरोजगार होने लगे और फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंसी और बढ़ गई हमारे कपड़ों की चीज़ों पे, है ना। ये दो चीज़ें, एक प्रॉब्लम तो ये था डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दूसरा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड यानी कि मशीनरी, कैपिटल गुड्स क्या होता है, पढ़ा रखा है मैक्रो में, नेशनल इनकम में। कैपिटल गुड्स क्या होता है? मशीनरी। तो मशीन के कारखाने, मशीन की जो इंडस्ट्री थी वो हमारी कंट्री में क्या थी क्लास? बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर पा रहा था। भाई इंडस्ट्री को तरक्की करने के लिए मशीन भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। मशीन हमारे कंट्री में है ही नहीं, तो जो भी थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल है हम क्या करेंगे? जब तक मशीन से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो होगा कैसे? आपने घर पे गेहूं धान आपने देखा होगा, उसको मशीन से क्लास पीसा जाता है तभी चावल बनता है, आटा बनता है। मशीन नहीं हो तो कैसे होगा? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है क्लास। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब इंडस्ट्रीज थी ही नहीं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या था? बहुत कम था। अगला क्लास सर्विस सेक्टर्स को टर्चरी सेक्टर बोलते हैं। तो जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ना के बराबर था। और सरकार भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। सरकार ने ना एग्रीकल्चर को डेवलप करने में काम किया, सरकार ने ना इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में काम किया, सरकार ने सिर्फ रेलवे को डेवलप किया, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि क्लास लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। कहीं अगर लोग भड़क रहे हैं ना, अत्याचार तो कर ही रही थी अंग्रेज, हम पे कर ही रहे थे उस टाइम पे, तो क्लास लोग भड़क ना जाए उसके लिए क्लास कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से माल ढोने के लिए अपने कंट्री में इन्होंने जो रेलवे का सिस्टम है वो बनाया, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, जिसका बेनिफिट हमें मिल गया लक बाई चांस। बट लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में कोई काम नहीं किया। सरकार बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रही थी। और सरकार कौन थी क्लास? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री पे शासन कर रही थी। बहुत बड़ा समय होता है, 190 साल ये सब झेला हमारे देश के लोगों ने। कई लोग तो
गुलामी में पैदा हुए और गुलामी में ही मर गए, कई मतलब कि लगभग 2 पीढ़ी तो ऐसी होंगी जो गुलामी में पैदा हुए और गुलामी के अंदर ही मर गए। तो ये क्लास पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है फॉरेन ट्रेड। ध्यान समझना, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो भी अंग्रेजों ने किस तरीके से खराब किया। हमें अंग्रेजों ने क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, और हम बन गए इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब हम क्या बन गए थे, हम दबा के एक्सपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, और फिर इंपोर्ट भी कर रहे थे किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का। तो हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मतलब इवन सोच लो आज तक भी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल नहीं आया, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल था। मतलब कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, दबा के हमारी कंट्री से क्लास अंग्रेजों ने लूटा, भर भर के माल ले गए। एक्सपोर्ट हमने इतना किया तो पैसा बहुत आ गया, पाउंड आया हमारे पास, यूरो आया, डॉलर आया, ये सब आया हमारे पास। अच्छा, तो इन सब का तो सर अच्छी बात है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो उतनी फॉरेन करेंसी आपको मिलती है, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर इस करेंसी का देश के अंदर इस्तेमाल किया जाए, ब्रिटेन ने इस पैसे को भी, ये जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस आया ना, हमारा सरप्लस ज़्यादा था, इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि हमारा माल ब्रिटेन ले जाके पूरे वर्ल्ड में बेच रहा था, समझ रहे हो। इतना बाहर से हमारे पास करेंसी आया, मान लो पाउंड हमारे पास इतना आया, लेकिन इस पाउंड को भी इन्होंने अपने काम में इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई जो जंग छिड़ी उसमें पार्टिसिपेट किया ब्रिटेन ने, वहाँ पे क्लास इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया। बाहर से इनविजिबल सर्विसेज को इंपोर्ट करने में इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया। अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपने जो कॉलोनियल स्टाफ्स हैं, उनको सैलरी देने के लिए, ताकि वो कंट्रोल कर सके लोगों पे, उस पे खर्च किया। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, टर्चरी सेक्टर को, एजुकेशन, हेल्थ को डेवलप करने में इन्होंने कोई काम नहीं किया। हालांकि कुछ स्कूल्स इन्होंने बनाए, मतलब कि साउथ की साइड्स में, केरला वगैरह में आप देखोगे, वहाँ पे कई सारे, तमिलनाडु में कुछ अंग्रेजी स्कूल बने उस टाइम पे, तभी आप देखोगे जो केरला के, तमिल के जो लोग होते हैं, दे आर मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश लैंग्वेज, उनको इंग्लिश अच्छे से आती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, कि ये 200 साल पुरानी देन है। वहाँ पे कुछ स्कूल्स बनाए गए जिन स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहा गया, ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ें और कल को इनके ऑफिस में काम कर सकें, अंग्रेजी ऑफिस में, इसीलिए। ठीक है, तो हमें क्या बना दिया गया, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, और हम क्या बन गए, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्लास सोचो, एक स्विस कनाल बनाया गया जिसकी वजह से अंग्रेजों के तो मजे आ गए इंडिया से और माल ढोने के लिए। देखो ये रहा, ये क्लास है आपका अफ्रीका, ये है इंडिया का मैप, ये रहा मुंबई। मुंबई पे आपको पता ना पोर्ट है, बंदरगाह है। तो पहले क्या होता था, पहले मुंबई से ऐसे जहाज के थ्रू, पहले तो ऐसे प्लेन वगैरह था नहीं, जहाज पानी का जो शिप होता है उससे ही ले जाते थे। तो ये सब यहाँ से हो के, यहाँ से हो के जाता था माल, और ऐसे लंदन ऐसे पहुँचता था। अब हुआ क्या, इजिप्ट की सरकार ने रेड सी और मेडिटेरियन सी, 2 सी अलग अलग समंदर है, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कनाल बना दिया। पहले बंद था एरिया, लेकिन इजिप्ट की सरकार ने, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया उसमें, उनको फायदा मिल गया बस उसका। इजिप्ट की सरकार ने यहाँ से क्लास रास्ता बना दिया, कनाल बना दिया, स्विस कनाल। ये कोई छोटा मोटा नाला नहीं है, ये इतना बड़ा है कि अभी क्लास आप एवरग्रीन या क्लास एवरग्रीन करके कोई शिप कंपनी थी या शिप थी, वो फंस गई थी उसके अंदर, तो पूरा वर्ल्ड हिल गया था उसमें, मतलब स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच गया था। ये कोई बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत, ये कनाल बहुत बड़ा है। तो यहाँ से जब इनको शॉर्ट रूट ये कनाल बन गया तो अंग्रेजों के मजे आ गए। यहाँ से देखो क्लास कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, पहले यहाँ से लेकर यहाँ जाते थे 12,300 माइल्स, लगभग 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सोचो 20,000 किलोमीटर माल ढोके ले जाना हो और फिर माल लाना हो तो टाइम लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस सिर्फ 11,600 किलोमीटर, लगभग आधा हो गया, जिसकी वजह से क्लास अंग्रेजों के मजे आ गए। वो और ज़्यादा इंडिया से माल ले जाने लगे अपने देश में, और अपने देश से फिनिश गुड्स इंडिया में लाने लगे। तो ब्रिटेन को अकेला लगभग 50% ट्रेड होता था इंडिया से, जिसकी वजह से ब्रिटेन बन गया क्लास, यानी कि मोनोपोली कंट्रोल हमारा फॉरेन ट्रेड पे, सारा अपने देश में ले जा रहे हैं। बाकी जो 50% बचा वो श्रीलंका, श्रीलंका का पूरा नाम था सिलोन। ईरान, ईरान का पूरा नाम था पर्शिया, और चाइना, इनको होता था बाकी। तो सोचो अकेला, सोचो 200 देश के अंदर, लगभग 200 देश में 50% ट्रेड एक कंट्री का जो है क्लास, वो लंदन को हो रहा है, मतलब ब्रिटेन को हो रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो एक तो हमें बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर,
और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। दूसरा, हमारा सारा ट्रेड पे अपना कंट्रोल, और फिर जो पैसे आए उसको भी इन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस्तेमाल किया 45 में। उसके अलावा क्लास इन्होंने इस पैसे को अपना कॉलोनियल स्टाफ को डेवलप करने में, स्ट्रॉन्ग करने में इन्होंने इस्तेमाल किया, और बाहर से इनविजिबल सर्विसेज को इम्पोर्ट करने में इन्होंने क्लास इस पैसे को यूज़ किया। मतलब हमसे हमारा पैसा ही हमें नहीं मिला, हमारा अनाज भी ले गए, उस पैसे को भी इस्तेमाल किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। इस तरीके से इंडिया को बर्बाद किया गया। ये था आपका फॉरेन ट्रेड, राइट। डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। अच्छे से समझना क्लास, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन क्लास बहुत ही खराब था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले का जो दौर है, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन वाज नॉट गुड। 1921, ये डेटा अब तुम्हें अच्छे से लिख के रखना है, जितने भी डेट डाटा है उनको लिख के रखो, सो दैट बिफोर एग्जाम वो तुम याद करके जा सको। क्लास ईयर 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन है कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, लेकिन 1921 में इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर जाता है। ध्यान समझना, 1921 में क्लास इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंट्री कर जाता है, जहाँ पे क्लास डिक्लाइन डेथ्स कम हो रही हैं और बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जहाँ बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी आज तक घटी नहीं है, हमेशा क्लास बढ़ी है। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन 1921 से लेकर टिल द डेट हमेशा बढ़ ही रही है, कभी घट नहीं रही है। यानी कि डेथ कम हो रहे हैं और बर्थ ज़्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है। Before 1921, the population was not stable. Sometime it increase and sometime it decrease. Hence, after this year, there has been considerable and continuous increase in the population. और इसके अलावा क्लास जनगणना जो शुरू हुई, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया 1881 में, जो क्लास हर 10-10 साल में क्लास डेटा कलेक्ट करता है, यानी हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, तो पहला कब आया था ये ध्यान रखना क्लास, 1881 जो फर्स्ट था। द फॉलोइंग पॉइंट शो द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो अच्छा नहीं था, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ, अच्छा बर्थ रेट किसको बोलते हैं, हर 1000 में से कितने बच्चे पैदा हो गए, 1000 लोगों में से, 1000 जनसंख्या में से, दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट। और हर 1000 में पर 1000 पॉपुलेशन में कितनों की डेथ हो गई, दिस इज कॉल्ड डेथ रेट। तो बिफोर ईव ऑफ मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस और यू कैन से ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ईयर। बर्थ रेट का तो मतलब यही होता है। इवन डेथ रेट भी यही है, नंबर ऑफ जो है कितने लोग डेथ हो गई, कितने लोगों की हर 1000 लोगों में से। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली। बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही क्या है क्लास, बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। लो लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%। लिटरेसी रेट मतलब दोज हु कैन रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना कितने लोग जानते हैं, तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, जस्ट लेस देन 16%। यार यकीन मानो 100 में से सिर्फ 16 लोग, अभी 80 के आसपास है परसेंटेज ओवरऑल, लेकिन क्लास ये 16% से भी कम था उस टाइम पे। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज जस्ट 7%। महिलाओं को तो वैसे भी पढ़ने दिया नहीं जाता था, तो उनका जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम है। लेकिन ये डिफरेंस आज भी खत्म नहीं हुआ है, आज भी मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी रेट में कहीं ना कहीं फ़र्क है, आपको देखने को मिलेगा, डेटा चेक करोगे तो आपको मिलेगा। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, एक इंसान ऑन एन एवरेज कितने साल जिंदा रहता है। सो देयर वाज नो मेडिकल फैसिलिटीज़, पुअर हेल्थ कंडीशन, कंटिन्यूस फेमाइंस। क्लास बंगाल में भी फेमाइन आया था, बंगाल में भी जो है भुखमरी आई थी, बच्चे खाने की कमी की वजह से मर जा रहे थे, कई सारे लोग मर गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लास उस टाइम पे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एज पर एनसीईआरटी 32 ईयर्स थी, यानी कि ऑन एन एवरेज 32 साल ही एक इंसान जिंदा रहता है। सोचो कितना कम है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास, 68 के आसपास है फिलहाल। लेकिन महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो स्वच्छता का हमेशा हेल्दी चीज़ें रहना, सफाई वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है, घर में बहुत सारी महिलाएं रुकती हैं, जिसकी वजह से फीमेल का थोड़ा ज़्यादा देखा गया है।
बट ये अभी 70 के आसपास है, उस टाइम पे 32 था। हाई इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जिनकी एज 1 साल तक है, 0 to 1, मोर्टेलिटी रेट, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 year फॉर एवरी 1000 लिव बर्थ। 1000 बच्चे पैदा हुए तो उन 1000 बच्चों में से 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट तो समझते ही हो आप, इन्फेंट का मतलब क्या है, छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो 1 साल तक के अंदर अंदर। देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है ना क्लास, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है उसका 1 year। शुरू के 1 साल में क्लास बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं उसे, या वो न्यूट्रिशन या वो पेट से बाहर आता है तो बाहर का इन्वायरमेंट सूट नहीं करता उस पर, जिसकी वजह से क्लास उसकी डेथ हो जाती है। यकीन मानो क्लास उस टाइम पे 218 था, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो लगभग 218 बच्चे मर जाते थे। टीकाकरण नहीं था उस टाइम पे, इम्यूनाइजेशन, आपके देखना आपके यहाँ पे एक निशान होगा टीके का, या लेग पे होगा, थाई पे हो सकता है। तो ये जो टीकाकरण है क्लास उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। इवन जो फैसिलिटी एक मदर को मिलनी चाहिए जब बच्चा लेबर, और जो लेबर पेन है वो सारी चीज़ें क्लास नहीं सह कर पाती थी महिलाएं, तो महिलाओं की तो डेथ हो भी जाती थी और कई बार बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। और वो बच्चों का डेटा 218 ड्यू टू लैक ऑफ टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन एंड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी ऑफ वुमेन, 218। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना हाई था उस टाइम पे। तो यही सारी चीज़ें क्लास बताती है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, वाज नॉट गुड एट ऑल, राइट। तो ये सब डेटा जितना भी है इनको आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि लोग क्या काम किया करते थे जीवन व्यापन करने के लिए। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विस सेक्टर यानी कि टर्चरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में लगभग 72.7% लोग डिपेंड थे, यानी कि लगभग क्लास 72% या 73% जनता जो है वो खेतीबाड़ी करती थी। सेकेंडरी सेक्टर में 10%, टर्चरी सेक्टर में 17%। तो ये कहीं ना कहीं क्लास ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। खेतीबाड़ी आप कितनी ही कर लो, लेकिन जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा, उस खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, और जब तक सर्विस सेक्टर नहीं होगा फिर वो फिनिश गुड्स जगह जगह तक पहुंचाओगे कैसे। अनाज उग रहा है प्राइमरी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैकेट में डाल रहे हैं क्लास, उसको यूज़ करने लायक बना रहे हैं सेकेंडरी, घर घर तक पहुंचा रहे हैं टर्चरी सेक्टर। तीनों का होना जरूरी है। तो जिसकी वजह से एक अनबैलेंस ग्रोथ शो कर रहा था क्लास इंडियन इकोनॉमी में। आज भी ये डिफरेंस क्लास खत्म नहीं हुआ है, आज भी अराउंड 48% लोग खेती करते हैं। हाँ, ये डिफरेंस कम हो रहा है ये वाला, और ये दोनों बढ़ता चला जा रहा है। बट हाँ, उस टाइम पे ये क्लास बहुत ज़्यादा अनबैलेंस था। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर अराउंड 75%, अराउंड कह सकते हो, लोग खेतीबाड़ी पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे, और बाकी जो 25% जनता थी वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे यानी सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पे डिपेंड थी। अनबैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ तभी होता है बैलेंस जब तीनों सेक्टर इक्वली परफॉर्म करे। लेकिन देखा गया है क्लास ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप, तभी होता है ग्रोथ। इन इंडिया देयर इज अ प्रीडोमिनेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, सिर्फ खेतीबाड़ी लोग कर रहे थे, सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा था। सो इसीलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। अगला है रीजनल वेरिएशन। फ्यू स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने लोगों को बोला कि भाई खेतीबाड़ी के अलावा भी काम करो। तो इनके लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन स्टेट्स के लोगों ने शिफ्ट करना चालू किया। लेकिन इनके अलावा हाउएवर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन्होंने क्लास खेतीबाड़ी ही करना कंटिन्यू रखा। तो धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि रीजनल वेरिएशन, किसी एक स्टेट ने, कंट्री के किसी एक स्टेट ने तो पॉलिसी को फॉलो किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर से मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन बाकी स्टेट ने नहीं किया। तो ये सब था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा लास्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप समझते ही हो क्लास, किसी भी तरीके से डेवलप करना इकोनॉमी को ताकि इकोनॉमी रन करे, चल पाए। तो अंग्रेजों ने क्लास कुछ भी डेवलप नहीं किया इंडिया में, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। Infrastructure refers to basic system and services that a country needs in order to function proper, like road, airport, railway, energy, power, communication, energy power में आ गया, utilities, communication, education, health care and social। लेकिन अंग्रेजों ने जो डेवलप किया वो पहला था क्लास रेलवे
और दूसरा है तो ये 2 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। पहला है रेलवे और दूसरा क्या है क्लास, कम्युनिकेशन। अब रेलवे क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा सॉरी डिटेल में। चेक करो क्लास रेलवे को। रेलवे ऑफ कोर्स वाज अ मेजर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। रेलवे को बनाने का मेन पर्पस क्या था, ध्यान से सुनो। जब कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, गांव गांव से क्या करना था इनको, सारा का सारा जो कैश क्रॉप है वो कलेक्ट करना था और भेजना था कहाँ क्लास, ब्रिटेन। तो उससे पहले वो क्लास मुंबई की जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है ना, वहाँ पे इनको सामान भेजना था, जिसके लिए क्लास इन्होंने क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। रेलवे को इंट्रोड्यूस जब किया गया क्लास, तो रेलवे भी हमारे पैसों से ही बनाया गया। पूरे देश का बजट बिगाड़ दिया गया रेलवे को इंट्रोड्यूस करने में, सारा खदान का पैसा लगा दिया गया, सारी ट्रेजरी लगा दी गई ताकि रेलवे को डेवलप किया जा सके। और जब रेलवे डेवलप किया तो इन्होंने क्लास गली गली से, जगह जगह से क्लास अनाज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो आप अपने गांव में जाओगे तो देखोगे आपके घर पे रेलवे स्टेशन से ट्रेन की आवाज़ आती है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो क्लास आसपास ही होता है। तो आपके घर तक भी ट्रेन की आवाज़ आती है, ट्रेन हॉर्न बजाता है आते वक्त तो आवाज़ आती है। तो उस टाइम से क्लास रेलवे को बनाया गया ताकि जगह जगह पे क्लास जो भी अनाज गाँव में लोग उगा रहे हैं तो उसको ईजिली क्लास ले आ सके। थोड़ा बहुत कोई रोडवेज का निर्माण किया गया बट मेजर पैसा रेलवे में लगाया गया। रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया 1850, ध्यान रखना कब इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1850। लेकिन जो पहले ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, लगभग 34 किलोमीटर के 1 घंटे के अंदर, 16 अप्रैल 1853। तो पहली ट्रेन चली कब, 1853, बट इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1850 में। तब स्टीम इंजन हुआ करते थे, कोयला जला के क्लास इस तरह से स्टीम, अभी भी इंडिया में स्टीम इंजन्स चलते हैं, अब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े बहुत बचे हैं क्लास, क्योंकि अब तो सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस कर दिया गया, लेकिन पहले क्लास जब था तो वो स्टीम इंजन था। सेकंड है कम्युनिकेशन। पोस्ट और टेलीग्राफ वर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज़ किया जाता है इंडिया से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एक मशीन है, आजकल तो पता नहीं कितनी मशीनें आ गई हैं क्लास, टीवी पे ही ब्रॉडकास्ट हो जाता है, लेकिन पहले ये मशीन हुआ करती थी जो क्लास इलेक्ट्रॉनिकली क्लास मैसेज को गाँव गाँव में जगह जगह पे क्लास जो है भेजा करती थी, जो ऑफिसर्स थे उन तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाती थी। और जो पोस्ट था वो था आम जनता के लिए, चिट्ठी वाला सिस्टम जो था, डाक खाना डाकघर बनाए जाते थे, वो आम जनता के लिए था। पोस्टल सर्विसेज आर बेसिकली यूज फॉर पब्लिक पर्पस। और जो टेलीग्राफ है, इसमें जो मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राफ यूज करके जो मैसेज भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो मैसेज भेजा जाता था वो इस मशीन से, ये सरकारी काम के लिए था। और चिट्ठियाँ जो थी वो आम जनता के लिए। तो पहले आम जनता ऐसे यूज करते थे, मतलब आज से अगर 100 साल पहले अगर तुम चले जाओ तो लोग चिट्ठी लिख के जो है भेजा करते थे। आज से 100 साल क्यों, आज से अगर 40 साल पहले भी चले जाओगे, 30 साल पहले भी चले जाओगे तो 30 साल पहले भी लोग चिट्ठियाँ यूज़ करते थे। आपके पापा लोगों ने बचपन में जरूर चिट्ठियाँ यूज़ किया होगा, 100%, पूछ लेना। अब इम्पैक्ट ऑफ रेलवे, तो जब रेलवे आया तो उससे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ रेलवे के आने से, बहुत फ़ायदा हुआ आज तक इंडिया को। मतलब रेलवे हमारा कितना काम करता है, आप में से शायद कोई ऐसा होगा जिन्होंने रेलवे यात्रा ना की हो, अपने घर ना गए हों, या फिर हम लोग के घर पे जो सामान आता है, जो सब्जियां हैं, राशन है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचता है, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है, वो रेलवे के माध्यम से पहुंचता है। तो इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे हेल्प टू क्लास लोगों को मदद करता है द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, तो जो भी डिस्टेंस बैरियर है उसको ब्रेक करता है और लॉन्ग जर्नी लेने में हमें क्लास हेल्प करता है। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी आपके किसी दूसरे स्टेट से आलू आ रहा है, असम से लेकर, असम से हमारे पास चाय आ रही है ना, यहाँ से यूपी से गन्ना जा रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, लॉन्ग मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो हो रहा है रेलवे की वजह से। और रेलवे की वजह से मार्केट का डेवलपमेंट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रेलवे की वजह से प्रमोट हो रहा है। रेलवे है तभी क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो पाता है। जहाज हर जगह नहीं पहुंच पाता, रेलवे हर जगह पहुंचता है, जहाज हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हो, जो पानी का जहाज होता है, शिप। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी रेलवे हमारी मदद करता है। और हमारा फाइनल टॉपिक और चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, वो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश रूल। तो जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल ने लगभग 190 साल राज किया, उसका कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। तो हर बुराई में भी कुछ अच्छा ही होता है। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे, रेलवे ऑब्वियसली क्लास था, लेकिन सबसे पहला जो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन और प्रोडक्शन, यानी कि कमर्शियलाइजेशन के बाद
जो सेल्फ सफिशिएंसी है ना वो बढ़ गई। कमर्शलाइजेशन में लोग अनाज ज़्यादा उगाने लगे। ऑब्वियसली कैश क्रॉप के लिए लोगों को प्रमोट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि अनाज उगना बंद हो गया था। जो भी अनाज धीरे धीरे क्लास उग रहा था उससे लोग अपने घर बार के लिए उतना कंजप्शन कर रहे थे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन ड्यू टू कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर peasants प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल, इट लीड्स टू मोर आउटपुट। तो क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलता था ज़्यादा अनाज उगाने के लिए, तो ज़्यादा अनाज उगाओ, ज़्यादा कैश क्रॉप उगाओ, ज़्यादा पैसा मिलता था, ज़्यादा पैसे से क्लास क्या करते थे, सेल्फ सफिशिएंसी को मेंटेन कर पाते थे। तो पहला था सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरा है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज गिव्स अ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू इंडियन, इट ओपन्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं क्लास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया गया रेलवे के आने के बाद। चाहे पब्लिक गुड्स का मूवमेंट हो, चाहे क्लास आम जनता का मूवमेंट हो, उसकी वजह से क्लास हमें फ़ायदा मिला रेलवे के आने से। तीसरा है मॉनेटरी इकोनॉमी। अंग्रेजों ने क्लास लोगों से बोला कि ज़्यादा कैश क्रॉप उगाओ। अगर आप ज़्यादा कैश क्रॉप उगाओगे तो आपको ज़्यादा कैश मिलेगा, तो जब आपको कैश मिलेगा तो आप खर्च भी कैश करोगे। तो जो पहले बार्टर सिस्टम था ना, सामान के बदले सामान, वो खत्म होने लगी और मनी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस होने लगी, है ना। यानी कि धीरे धीरे लोगों को मनी इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया गया। लोगों को पैसा मिलता था ताकि उस पैसे से वो कुछ भी खरीद लें। बार्टर सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी बार्टर सिस्टम में, बट पैसा मिलता है तो आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। चेक ऑन फेमाइंस। पहले लोग भुखमरी से मर जाते थे, लेकिन ट्रेन के मतलब कि इंट्रोड्यूस होने के बाद, रेलवे के इंट्रोड्यूस होने के बाद लोग क्या करने लगे, जहाँ जहाँ पे सरकार क्या करे, जहाँ पे मान लो अनाज की कमी है तो वहाँ पे अनाज भेजा भी जाता था। जहाँ भुखमरी है, जिस स्टेट के अंदर फसल अच्छी नहीं हुई है, तो उसको उस स्टेट में रेलवे के थ्रू फसल मतलब जो अनाज है उसको भेजा जाता था। चेक ऑन फेमाइंस। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमारे पास पार्लियामेंट था, सुप्रीम कोर्ट था, राष्ट्रपति भवन हमारे पास था। तो ये सब अंग्रेजों ने जो बनाया था वो सब छोड़ गए क्लास हमारे लिए। हमारे शासक जो अब आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जवाहरलाल नेहरू आए, तो उनको क्लास मिला वो सारा का सारा क्लास, और उन्होंने देश को संभालना चालू किया। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। दे हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप विच दे लेफ्ट एज ए लेगेसी। विरासत में क्लास वो हमारे पास छोड़ गए, जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्लानर्स को काफ़ी हेल्प मिला। ऑलरेडी ऑफिस वगैरह बने हुए। देखो होता क्या था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, सिस्टम था, लेकिन सिस्टम गलत था। अब अंग्रेज चले गए, वो सिस्टम हमको मिला, और हमने अपने हिसाब से संविधान बनाया, हमने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए, हमने अपने हिसाब से देश को चलाया। समझ रहे हो बात को। तो एक प्रॉपर सेटअप जो था वो हमें बना बनाया मिल गया, जिसकी वजह से क्लास हमारी कंट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये सारे थे क्लास बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल। इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स और बन सकते हैं, तो अगर आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड कर सकते हो। बिल्कुल लिमिट मत करो अपने नॉलेज को क्लास, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बुक या कोई नोट आपको सब कुछ दे देगा, जो है आपको कुछ खुद भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के लिख के आना चाहते हो पेपर में, वेल एंड गुड है, गो फॉर इट, जरूर लिखो। बस वो पॉइंट सही होना चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको नंबर मिलेंगे, इवन वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेस करेगा टीचर को, राइट। तो ये हो गया क्लास हमारा चैप्टर एंड। अगली क्लास में सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने अच्छे से खत्म कर लिया। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दिन और ले लो, एक दिन और ले लो, लेकिन हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सको। मैंने पूरा का पूरा बता दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो में बाद में बनाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हाँ बट लेकिन आपको पूरा चैप्टर करके जाना, बिकॉज हमें 12th ही नहीं CUET में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।